जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं आपको सुपर 100 का पीवाईक्यू मैथ्स का और पहले वीडियो में करा चुका हूं और उसके बाद का पीवाईक्यू इस वीडियो में है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां पर इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि मैं इस चैनल पर क्या कराता हूँ, तो मैं इस चैनल पर सुपर 100 की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो सके। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद पी एक्स का आरेख बिंदु -1 0 0 -4 3 -4 4 0 से गुजरता है तब बहुपद होगा। मतलब बहुपद क्या होगा, बहुपद पूछ रहा है। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा कि जब बहुपद ज्ञात करने के लिए उसके हमको शून्यक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? शून्यक। और हमने पढ़ा है कि जब ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ एक्स अक्ष पर जब प्रतिच्छेद करता है, ये परवलय होता है, जहाँ पर भी जितने बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक होंगे। और जब एक्स अक्ष के निर्देशांक पढ़ते हैं हम लोग तो होता है एक्स और जीरो, क्योंकि जब एक्स अक्ष का निर्देशांक रहेगा, एक्स का कोई मान रहेगा और जीरो ऊपर ऊपर गया नहीं है, मतलब ऊपर से नीचे ही है, बस इसी अक्ष पर ऊपर गया नहीं है, इससे एक्स वाई का मान जीरो है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स माइनस जीरो। तो जहाँ पर भी हमें एक्स और जीरो वाले मान दिखेंगे, एक्स और जीरो वाले मान, वहीं से हम शून्यक निकालेंगे। तो चलिए खोजते हैं उसका जिसका मान एक्स और जीरो हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक्स और जीरो है, मतलब -1 और जीरो है, वाई जीरो है। इसमें वाई -4 है इसलिए नहीं होगा, इसमें -4 वाई है तो नहीं होगा, और इसमें वाई जीरो है, मतलब हमको दो मिलते हैं, -1 0 और 4 0। अब इसी से हमको बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बहुपद इससे हम लोग ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अगर हम देखें, ये शून्यक है, -1 और 4 शून्यक दिया हुआ है किसका? बहुपद का। अगर हम बहुपद का शून्यक दिया होगा तो हम बहुपद आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब है कि x बराबर -1 और x बराबर 4, ये होता है ना, x बराबर -1 और x बराबर 4। तो चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्या था? x बराबर -1। जब हम इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। और जब और था x बराबर 4 था, और जब इसको हम पक्षांतर कर देंगे इधर तो हमारे पास x -4 आ जाएगा। मतलब कि x + 4 और x -4 आ रहा है। इस तरीके से आपको लिखता हूँ, फिर से देखिएगा, x + 1 और x -4 ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जब इसका गुणा करा देंगे हम इस सब में, तो इसका गुणा कराएंगे, इसका भी गुणा कराएंगे पूरे बहुपद में, और इसका एक का गुणा कराएंगे पूरे बहुपद में। तो एक बार x का कराते हैं गुणा। जब x का कराएंगे तो x -4 और फिर +1 का करा देंगे तो x और -4 आ जाएगा। जो गुणा कराएंगे इसका तो x² -4x और इधर +x और इधर -4। ठीक है, तो इसको -4 प्लस -4x + x करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। मतलब कि ये कुल मिला के ऐसे हो जाएगा, रुकिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x² -3x, सॉरी ये यहाँ पे रुकिएगा, मैं अच्छे से हटा के लिखता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, माइनस क्या था मेरे पास? -x² था, और फिर उसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? -3x और लास्ट में क्या था? -4। तो ये अपना बहुपद हो जाएगा और इसका राइट आंसर ये। अगर आपको ना समझ आया हो, अगर आपको ना समझ आ रहा हो कोई भी क्वेश्चन, या फिर इस पीपीटी का या फिर इस क्वेश्चन पेपर का आपको चाहिए पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, और मेरा मोबाइल नंबर है, आपको लिख दे रहा हूँ, और इस पर आप तुरंत कॉल करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। 92 015 72 675, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर कॉल करके मेरे से कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसका आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है रेखाएं एल, देखते हैं हम लोग रेखा एल कौन सी है। रेखा एल मतलब ये रेखा एल और रेखा एम द्वारा निरूपित रैखिक समीकरण युग्म होगा। अगर आप इसका समीकरण युग्म लेके फिर निकालने जाएं कोई क्या, इसका कौन सा हल होगा कि एक अद्वितीय हल के साथ संगत, असंगत, तीनों हल के साथ संगत, अनेक हल के साथ संगत, इसको जब निकालने जाएंगे तो बहुत तरीका होगा। तो आपको 10वीं में आप पढ़ा होगा कि जब रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस तरीके से, तो उसका एक संगत और अद्वितीय हल होता है। जब ये रेखाएं एक के ऊपर एक ऐसे बन जाती हैं तो रेखाएं तो क्या होता है, संगत और अनेक हल होते हैं। अगर रेखाएं ऐसे समांतर निकल जाएं तो इसके क्या होते हैं, असंगत और कोई हल नहीं। इसमें असंगत और कोई हल नहीं इस ग्राफ में, और ऐसा रहेगा तो संगत अनेक हल, और जब ऐसे रहेगा प्रतिच्छेदी रहेगा तो क्या रहेगा, संगत और अद्वितीय हल, मतलब यूनिक आंसर। तो यहाँ पे क्या है, विभाजित कर रहा है, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इससे इसका अद्वितीय हल होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अद्वितीय हल है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एक अद्वितीय हल के साथ संगत, इसलिए ए वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने सुपर 100 तैयारी कराते हैं। हाँ, और यह 2025 का PYQ है, मैथ का 2025 का सुपर 100 का JEE के लिए मैथ का PYQ है। और इसके बाद आपको मैं 2024 का लाऊंगा, उसके बाद 23 का, उसके बाद 19 का। आप मेरे साथ चैनल को जुड़े रहिए और आपकी तैयारी बेहतरीन मैं कराता रहूँगा बिल्कुल फ्री में, इसलिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती हैं और ऑल फॉर्मूले सीट भी मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए एक और मेरे पास आ गया क्वेश्चन इस प्रकार से कि यदि समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, तो अगर इनके जो मूल होंगे, मतलब कि शून्यक, मूल को ही शून्यक बोलते हैं। अगर रैखिक समीकरण की बात किया गया है तो वहाँ पे मूल बोलते हैं, और अगर रैखिक बहुपद की बात किया गया है या फिर द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण, अगर द्विघात बहुपद तो वहाँ पे मूल होंगे, अगर द्विघात समीकरण होता है तो गलत बोल दिया मैंने, अगर द्विघात समीकरण होगा तो वहाँ पे मूल बोला जाता है। ध्यान सुनिएगा, ये राइट आंसर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर द्विघात समीकरण होता है तो वहाँ पे मूल बोला जाएगा, अगर द्विघात बहुपद है तो उसको शून्यक बोला जाएगा। आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोल गया है कि अगर शून्यक या फिर मूल, यहाँ पे मूल है ना, तो यहाँ पे मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। चलिए बराबर निकाल लेते हैं। आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा या विविधकर पढ़ा होगा, विविधकर का सूत्र पढ़ा होगा, तो वहाँ पे होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर इसका मान 0 के बराबर आता है तभी उसके दो बराबर होंगे। अगर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तभी उसका मान जो है दो बराबर मूल होंगे। फिर सुनिएगा, अगर इसका मान इसको हल करने पर 0 आता है तो उसके दो मूल बराबर होंगे, दो मूल होंगे और बराबर मूल होंगे। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे दो बराबर मूल बोला है इसलिए 0, और इसमें से वो सी का मान निकालना है, तो बहुत ही आराम से इसका हम सी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पता है आपको, चलिए करते हैं। इस माइनस बी को इधर पश्चात कर देंगे तो -4a बराबर 4ac बराबर 0 माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम बी स्क्वायर ही लिखेंगे। अब सी को यहाँ पर रख करके इसको नीचे पश्चात कर देंगे तो हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। अब देखते हैं कहाँ पे है। अब इस -4 यहाँ पे है, तो इस -4 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 4a, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मतलब माइनस बी स्क्वायर 4a इसका राइट आंसर होगा। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, तो माइनस बी स्क्वायर बटे 4a हमको आंसर दिख गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको राइट मान के चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। यहाँ ये थोड़ा सा अपना उस वाले चैप्टर से है, कौन सा बता सकते हैं आप? चलिए इस चैप्टर 10वीं के किस चैप्टर से है आप उसका नाम बता दीजिए मेरे को कमेंट में। चलिए और इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ठेकेदार एक सड़क परियोजना के लिए 5 मजदूरों को नियुक्त करता है। एक सड़क बनानी है और उसके लिए एक ठेकेदार है, वो 5 मजदूर को उसमें ऐड करता है। वह प्रत्येक महीने मजदूरों की संख्या में 3 वृद्धि करता है। वह प्रत्येक महीने मजदूरों की संख्या में 3 की वृद्धि कर देता है। यदि परियोजना 10 महीनों तक चलती है, अगर वो परियोजना जो रोड बनाने की प्रक्रिया है 10 दिनों तक लगातार चलती है, तो पूरी परियोजना की अवधि में कुल कार्य करता रहे मजदूरों की संख्या, मतलब ये कहता है कि अगर एक ठेकेदार है और एक रोड बनाने वाली सड़क कंपनी मान लीजिए वो ठेकेदार है, उसी को बोल रहे हैं, उसमें 5 मजदूर हैं और प्रत्येक महीने में वो 3 मजदूरों को उसमें ऐड करता है और 10 महीने तक ऐसे करता है, तो उसके पास लास्ट में कितने मजदूर होंगे उसके मजदूरों की संख्या का योग पूछ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बता सकते हैं आप? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका एपी बनाना पड़ेगा। उसकी एपी किस प्रकार से बनेगी चलिए आपको मैं बताता हूँ। एक अपने पेन टाइप से कर लेता हूँ। उसकी एपी बनेगी
तो उसके लिए ए पी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को ए पता होना चाहिए और सारवंता पता होना चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहले कितने मजदूर थे, एक, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 5। अब मेरे को A2 निकालना है, मतलब दूसरा पद क्या होगा कि हर महीने 3 की वृद्धि करता है, तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। और इसी प्रकार 3 जोड़ता है 11 और लास्ट में 10 बार जोड़ता है। तो इसके पहले हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं कि ए बराबर 5 और डी बराबर, क्योंकि 3 जोड़ रहा है लगातार और 8 - 5 भी 3 ही होता है, तो डी बराबर 3 और एन बराबर 10, क्योंकि 10 महीनों तक जोड़ता है। तो मेरे को एस एन निकालना है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, चलो देखते हैं। तो अपने एस एन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1, एक मिनट, n-1 डी, ये सूत्र होता है। तो n का मान कितना हुआ है 10/5, 2 × 5, क्योंकि ए क्या है 5 ही है, सॉरी 10/2 नहीं है, n का मान सॉरी n का मान 10 है, बटे 2 नीचे 2 होगा, ठीक है। और ऐसे प्लस n का मान कितना आ गया 10 -1 और d कितना है अपने पास 3 है, इसको काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इधर 5 हो गया, यहाँ की वाला 5, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 10 प्लस 10 में 1 घटा देंगे तो 9 और 9 में 3 गुणा करेंगे कितना होगा 27। 27 आ गया मेरे पास। अब देखिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं बंद। 27 प्लस 10 कितना होता है, गुणे, यहाँ कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह है, मतलब होता है 27 प्लस 37 होता है। अब 5 × 37 कितना होता है 185। 185 इसका राइट आंसर है। लास्ट में उसके पास 185 मजदूर रहेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 185। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं इंग्लिश मीडियम में जल्दी ही वीडियोस आने वाली हैं, वेट कीजिए, कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की भी वीडियोस आएंगी, आप धैर्य रखिए। हाँ, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, पहले सीढ़ी है और दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, और दीवार से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और दीवार से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि उसी दीवार पर उसी कोण पर एक अन्य छोटी सीढ़ी रखी जाती है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, तो वह दीवार पर किस ऊंचाई, आगे देखते हैं क्या लिखा है, पर पहुंचेगी वह है, मतलब उसकी लंबाई, मतलब ट्रायंगल इस पर बन रहा है कि दीवार है, इस पर एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर 10 m है, ठीक है, और ये कितना है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है अपने पास 6 मीटर है, ठीक है। और जो यहाँ पे कोण बन रहा है और उसी कोण के साथ एक और सीढ़ी रखी जाती है, उसी कोण के साथ, जिसकी लंबाई कितनी है अपने पास 5 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है और ये ई है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमको 2 भुजाओं के साथ खेलना पड़ेगा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इन 2 भुजाओं के साथ खेल के BC का मान निकालना पड़ेगा। तो इन 2 भुजाओं खेलने के साथ मतलब कि ये थीटा है, तो ये थीटा के थीटा के संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं, और इस भुजा को क्या बोलते हैं बताइए, बोलिए, कर्ण बोलते हैं ना। तो इस भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गणितीय फॉर्मूला लगेगा अपना, देखिए, क्योंकि ये भुजा अपना जो ये है अपना, ये क्या है, उसको थीटा है, और थीटा के संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं, और उसके जो सामने होती है या फिर जिस पर टीका होता है, या फिर ये मान लीजिए ये अपना समकोण है, इसको सामने भुजा क्या बोलते हैं हमारे पास, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण और आधार की प्रॉपर्टी किस में आती है, कर्ण और आधार की प्रॉपर्टीज किस में आती है, बोले, वो आती है अपने कॉस थीटा में, आती है, ठीक है। एक मिनट, तो कॉस थीटा में जब प्रॉपर्टीज आती है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे
कर्ण होता है। तो आधार कितना है, इस पूरे पहले बड़े त्रिभुज खेलेंगे फिर छोटे वाले त्रिभुज के साथ खेलेंगे, और दोनों का ये सेम है, इसलिए इन दोनों का जब खेलेंगे तो बराबर आ जाएगा। खेलेंगे तो समझते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है 6/10 के, क्योंकि ये हाँ 6 आधार बटे कर्ण के, तो आधार 6 है और ये कर्ण 10 है, काट देंगे 2 3 6, 2 5 10 मतलब 3/5 आ गया। फिर कॉस डालेंगे, फिर इस वाले हम खेलेंगे 5 और फिर देखिए बी सी, क्योंकि बी सी का मान है, बी सी का मान याद करना है। अब दोनों दोनों साइड देखिए कॉस थीटा बराबर है, इसलिए 5/3 सॉरी 3/5, 3/5 और 5/BC बराबर है। तो लिखते हैं इसको 5/BC और 3/5 बराबर है। ठीक है, क्या हम लोग का आंसर सही आ जाएगा? आपको लगता है? नहीं, हम लोगों ने कुछ गलत किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। अब उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो BC का मान कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको गलती भी करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देंगे आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस गलती का सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब हम लोगों ने इसका मान निकाला, किसका मान, इस चीज़ का, वो आपके समझाने के चक्कर में ड्राइंग ही गलत बन गई थी। ये कितना 10 मीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है, इसकी 5 मीटर दी हुई है। तो इसको निकालना, इन दोनों का थीटा बराबर है, इस ऊंचाई को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण और आधार की प्रॉपर्टीज किस में आती है, एक आती है सेक थीटा में। चलिए इसको सेक थीटा से सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, सब सेक थीटा को सॉल्व करेंगे तो कर्ण बटे क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे समझ आया क्या क्या गलती थी। हम लोगों ने वहाँ पे सेक थीटा का ही मान रख दिया था, मतलब कि सेक और दोनों से निकल सकता है। चलिए सेक से ही निकालते हैं, मतलब कि कर्ण बटे 10/6, तो 3 और 5, हम लोगों ने 3/5 लिख दिया था लास्ट में, वही हम लोग गलत कर रहा था। यहाँ पे 5/3 होगा, 5/3 से ही सॉल्व करते हैं। और जब यहाँ फिर से एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हाँ फिर कर्ण लेंगे, 5/BC लेंगे। अब इसको बराबर करेंगे 5/3 और 5/BC। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/BC और 5/3। ठीक है, अब सॉल्व आएगा, अरे 3। ठीक है, जब इसका तिरक गुणा कराएंगे हम लोग तो 3BC और 5 × 3, जब 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा नीचे और 3 3 कट जाएगा और BC का मान 5 आ जाएगा। और इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। देखते हैं है क्या, हाँ यहाँ ऊपर में ही है, ऊपर में ही है 5, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, अगर हमारे से कोई गलती होती, मैं कहीं देख के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ही के सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो जाहिर सी बात है गलती होगा, ऑप्शन नहीं होगा, आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगा और सही करूँगा। इससे हम लोग को सीख मिलेगी कि इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारे फेलियर नहीं है, हमारा सक्सेस है कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। हमने वहाँ ड्राइंग बनाया, बहुत सारा स्पेस गिर गया और इसी कारण से हम लोग का आंसर गलत आया। तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि हम लोग को आराम से क्लीन नीट एंड क्लीन करना काम करना है, ताकि हम लोग का आंसर गलत ना आए। अब हम लाइव भी आऊँगा आपके साथ, तो लाइव आऊँगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँगा, ताकि आप यहाँ कमेंट भी करेंगे और आप कमेंट करें तो आपका कमेंट देख भी पाऊँगा इधर साइड में, और आपको साइड में पढ़ाता रहूँगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, ताकि आपका तैयारी बेहतरीन हो सके और बिल्कुल फ्री में। हाँ, ये 81 नंबर यह कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः, चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। एक मैंने चतुर्भुज बनाया है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ये, ठीक है ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष मिला लेते हैं इसे, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु O है, शीर्ष ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, और उनके निर्देशांक यहाँ आप देख सकते हैं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि निर्देशांक है तो x और y का मान, इसका मान और इसका मान निकालना है। इसका मान हम अपने फार्मूला सीट में आपको बताया था कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र फार्मूला क्या होता है। तो मध्य बिंदु सूत्र बताया था x1 + x2
सॉरी, ये जो अपना पेन टाइप है ना अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा है, बटे 2, ये अपना मध्य बिंदु सूत्र है। तो इसी से हम लोगों ने किसका मध्य बिंदु सूत्र निकाला था। तो सबसे पहले हम इन दोनों इसका मध्य बिंदु सूत्र निकालेंगे जो कि यहाँ का होगा, और इसका निकालेंगे, और दोनों के क्योंकि उनका जहाँ पे मिल रहे हैं मध्य बिंदु बराबर ही है, इसलिए उन दोनों को बराबर कर देंगे, और वहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए ए में एक्स का मान कितना है, 1 है, और सी में एक्स का मान क्या है, एक्स है, और बटे 2 कितना आएगा, इतना ही आएगा। और फिर इसका भी निकालेंगे एक्स का मान। तो बी में एक्स का मान कितना है, 4 है, बी में एक्स का मान 4 ही है, देखिए ना, जो बी है इसका एक्स का मान 4 है, और डी में एक्स का मान 3 है, और बटे 2 कर देंगे, और ये इसका एक्स का मान आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे। जब उसका गुणा कराएंगे तो अपना आ जाएगा 2 + 2x, और दे जाएगा 8 + 6, ये अपने पास आ जाएगा। और इसको चलिए मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं आया क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटाते हैं अच्छी तरीके से, और इसके नीचे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑल क्लिक कर देते हैं तो अभी ड्राइंग भी हट जाएगा। इससे ऑल क्लिक ना करते हुए सिर्फ ऐसे ही काम चलाते हैं अपन लोग। चलिए इतने, तो 2 + 2x जो है जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 14 के बराबर है। और जब इसका पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हट जाएगा, घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा 12। जब इधर से 2 नीचे पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 2 हट के यहाँ 2 चला जाएगा, तो 2 × 2 और 2 × 12, तो एक्स का मान 6 आया। ठीक है, एक्स का मान 6 आ गया, और इसको हम नोट करके रख लेंगे, एक्स का मान कितना आ गया, 6। अब इसी तरह से हम वाई का भी मान निकालेंगे। तो वाई का जब मान निकालेंगे, वह फिर से मुझे ड्राइंग बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ABCD ऐसे ऐसे इसका सूत्र, ठीक है। और वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, वाई के लिए 2 के लिए, तो हो जाएगा 2 प्लस, और इसका मध्य बिंदु क्या है, सी का वाई, सी में बिंदु सी का एक्स वाई का मान कितना है, 6 है, तो 2 + 6 हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सी साइज बढ़ा लेते हैं इसकी। तो 2 + 6 हो जाएगा बटे 2, जो किसके बराबर होगा, इसके बी डी के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो बी का वाई कितना है, वाई ही है, और प्लस डी का वाई का मान कितना है, 5 है, और बटे 2 कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, ऐसे 8 लिख लेंगे, गुणा करा देंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसके इधर गुणा इसको इधर गुणा, तो जब इसका इधर गुणा कराएंगे तो 2y + 10 + 8 दूनी 16, जब इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो अपने पास बचेगा 2y 16 - 10 = 6। जब 2 × 2 2 3 6, y का मान 3 आया, मतलब कि y का मान 3 और x का मान 6, इसलिए x का मान 6 आया था, अभी y का मान आया था 3 ना, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और अगर इसका आप ज़्यादा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे तो आपका टाइम बर्बाद करेगा, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा जल्दी। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा इजी है, ट्रिकी है। सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, एक्स, और सेक थीटा बराबर दिया है वाई, तो tan का मान पूछा है। जो हम लोग tan देखते हैं, tan थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मेरे पास कॉस थीटा का मान तो दिया हुआ है, लेकिन साइन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। सॉरी, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, जैसे सेक दिया हुआ है, सेक बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर वाई दिया है, लेकिन जब 1/सेक कर देंगे तो हो जाएगा कॉस, सेक थीटा यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इसके भी बटे को ऊपर 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम इसको मान रख लेंगे। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, साइन का मान दिया है एक्स, और इसके बटे में क्या दिया था अपने पास, साइन थीटा बटे tan बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अभी मैंने कॉस थीटा का मान क्या निकाला हम लोगों ने, 1/y, और जब इसको गुणा इसको इधर ऊपर उसका पलट के और गुणा यहाँ गुणा में ला देंगे तो x × y और xy इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्लिक करते हैं एक बार अच्छे से और फिर इसका आंसर निकालते हैं। सॉरी, यहाँ स्केलिंग होता है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक्स वाई क्या है यहाँ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन ये है। और चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है और इजी भी है। अगर आप इसको सही सॉल्व करते हैं तो फिर बल्ले बल्ले अपने हो जाएंगे, अपने क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे इसमें से। और देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक, मतलब कोई आदमी 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होंगे उसका मान निकालना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा ये अनुपात किस थीटा के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, तो उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। एक मीनार है, 22 मीटर की है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वह इसको देख रहा है। आदमी की हाइट दी हुई 1.5 मीटर दी हुई है, और वह मीनार से कितनी दूरी पर है? वो मीनार से कितनी दूरी पर है? 20.5 दूरी पर है। और इसको अगर हम मिला दें यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से वो देख रहा है, इस त्रिभुज, जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से खेलना पड़ेगा। और इसके उन्नयन कोण मतलब इसका मान निकालना है मेरे को। मेरे पास क्या दी हुई है? ये भुजा दी हुई है, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है? थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं जी। ये देखिए आयत बन रहा है, आयत बन रहा है ना। और आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है? समान होती है, इसलिए भी 20.5 हो जाएगा। लेकिन ये जो दिया है ना 22 मीटर, ये पूरे मिला के दिया है, पूरे मिला के दिया है 22 मीटर। लेकिन हमको यहाँ तक चाहिए, तो हमको इस हाइट को घटाना पड़ेगा, जो कि 1.5 यहाँ दी हुई है। तो 22 माइनस 1.5 हो जाएगा 20.5। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ तक का हो जाएगा 20 पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ 20.5। अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट। बाकी सबको देता हूँ मैं मिटाए, मतलब कि इरेज कर देता हूँ। सब लाइन पे बने रहिए, आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा मैं। हाँ, लंब बटे आधार, जब लंब बटे आधार करेंगे अपन लोग, तो लंब बटे आधार किस त्रिकोणमिति में आता है? tan थीटा में। tan थीटा में आता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? इस 22 को नहीं लेंगे, इस 20.5 को लेंगे, क्योंकि यहाँ तक की ऊंचाई मांगा है ना, यहाँ तक की ऊंचाई। 20.5 बटे आधार कितना है? 20.5। अब देखिए इससे कट जाएगा, मतलब tan थीटा का मान कितना आ गया अपने पास? दोनों ऊपर नीचे कट गए थे, इसलिए tan थीटा का मान आ गया tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा किस त्रिकोणमितीय अनुपात में 1 आता है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑल फार्मूला वाले वीडियो में, वहाँ जाके देखिए। उसमें आता है tan थीटा tan 45 अंश बराबर 1 होता है। तो इसलिए उसका उन्नयन कोण 45 अंश होगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 45 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 84 है कि यदि आकृति अच्छे से दिखा दे आपको। बोला सा रहा कि यदि आकृति में यदि ओ केंद्र हो, केंद्र का कोई ओ केंद्र का ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू जो है, पी और क्यू जीवा है, एक जीवा है, तथा पी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर जीवा पी क्यू के साथ 50 अंश का कोण बनाती है, 50 अंश का कोण बनता है। तो कोण पी ओ क्यू मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है मेरे को। किस कोण का मान ज्ञात करना है? इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक नियम बताता हूँ, उस नियम से आप चुटकी बजा के इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नियम नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे? आप उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। नियम यह कहता है कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण केंद्र पर जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण स्पर्श रेखा वाले कोण के दोगुना होता है। मतलब ये जो इतना कोण होगा उसका दोगुना इतना होगा, मतलब 50 इंटू 2 बराबर 100। मतलब इसका आंसर 100 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसको, अब अगर आपको ये नियम ना पता हो तो आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ से खींचते एक लाइन, ये एक बाह्य बिंदु है। आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। अगर अब एक और नियम पढ़ा होगा कि सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, और ये कोण बराबर है, तो ये 50 अंश।
और जब ये भी 50 अंश है, ये भी 50 अंश है, तो 100 अंश, तो 180 माइनस 100 कितना होता है? 80 अंश। ये 80 अंश का है। और आपने एक और नियम पढ़ा है कि बाह्य बिंदु मतलब बनाया गया कोण और केंद्र पर बनाया गया कोण के संपूरक होता है। मतलब इन दोनों का मान लीजिए x है, तो x प्लस संपूरक मतलब 180 अंश होता है। ठीक है। और जब x का जब 80 का इधर 75 कर देंगे तो 180 माइनस 80 बराबर x बराबर 100। समझ गया कैसे करना है? बहुत से तरीके हैं इक्वेशन को सॉल्व करने से, और आप ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन ये कठिन बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट निकालना पहले क्या क्या दिया होता है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। इसकी संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। संगत चाप की लंबाई के लिए आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। चलो थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल वाला चीज़ है, इसके बराबर ये जो क्षेत्रफल है इसका, वृत्त के क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसका सूत्र लगा करके इसको उसके बराबर दर्शा देंगे, फिर इसका मान निकल जाएगा। 54 पाई, और सूत्र होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, और क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब थीटा, अब पाई से पाई कट जाएगा, मेरे पास 54 बचेगा, 54 बराबर थीटा बटे 360, और आर का मान कितना दो है? 36, तो 36 इंटू 36 कर देंगे, 36 कट जाएगा, बचेगा 10, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है। मतलब 54 बराबर थीटा बटे 5 इंटू 18, फिर से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 54 बराबर पेन टाइप काम नहीं कर रहा है। 54 बराबर थीटा बटे 5 इंटू 18, ऐसे था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 18 का यहाँ ऊपर ही लिख देंगे, तो हम लोग को आसानी रहेगा समझने में। अब यहाँ नीचे 1 है, इसका तिरक गुणा करा देंगे हम लोग, तो थीटा बटे 18 54 इंटू 5, ये बराबर का साइन है। और 18 जब नीचे 75 कर देंगे तो थीटा बराबर 54 इंटू 5, थीटा बराबर 54 इंटू 5 बट्टे 18, काट देंगे, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। गलत हो गया क्या? कहीं ना कहीं पर गलत हो गया है। नहीं, दो 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 दूनी दो हाँ, गलत कर रहा हूँ मैं क्या? 2 से काट रहा हूँ, तो 2 9 18 होता है, और 2 दूनी 4, और 2 से 14। हाँ सही कर रहा हूँ, 27 बटे 9 आ गया। फिर काट देंगे, 3 तिकाई 9, और 3 9 27, फिर 3 एकम 3, और 3 तिकाई 9। फिर आज बचेगा अपने पास, क्या बच जाएगा? ये गुणा का साइन है, मतलब 15, 3 इंटू 5, अरे हाँ 3 इंटू 5 कितना होता है? 15, मतलब थीटा बराबर आ गया अपने पास 15 अंश। अगर आपको ना समझाया तो मुझे कॉल कर लीजिए, आपको बहुत तरीके से समझा दूंगा, नंबर आपको बता दिया हूँ मैं। थीटा बराबर 15 अंश आ गया। अब आप त्रिज्या, संगत त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा, हम लिख दे रहा हूँ। उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश और 2 पाई आर। ठीक है, थीटा आ गया अपने पास 15, 360 इंटू 2 इंटू पाई। देखिए पाई यहाँ पे आप मान मत रखिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, इससे पाई को साथ साथ चलने दीजिएगा। आर दिया हुआ है 36, फिर 36 एकम 36, 36 एकम 36 जीरो, और 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, और 5 एकम 5, 5 3 15। क्या बचा मेरे पास? 3 बचा और पाई बचा, तो 3 पाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अपने पास क्या आता है। देखिए हम लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को बस आंसर ला देना है, किसी प्रकार से लाएं, वो आंसर ला के मुझे वो दिखा देना है बस, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आप इसको पहले नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा आंसर नंबर ए राइट आंसर है, लेकिन ये नहीं है। हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा हमको। जब इसको हम पहली बार देखे तो मुझे लगा ये ऑप्शन राइट है, मैं लगा भी दिया था, पर नहीं, गलत है। चलिए इसको सॉल्व कर दिखाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ही बताएगा उसका आंसर क्या करना है और कैसे निकालना है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो फिर राम बाबा की जय। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठोस बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके आधार की परिधि कितनी है? आधार की c है, c सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले हम बेलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है। और वो क्षेत्रफल कितना दिया है, s दिया, इसका h दिया हुआ है। जो 2πr होता है वो वृत्त के आधार की परिधि होती है, लेकिन 2πr का मान कितना दिया हुआ है, c, तो c/h इसका मान दिया हुआ है c, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2πr और c और यहाँ पे s। जब h का मान निकालेंगे तो इधर परेशान कर देंगे, तो s/c हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या बताया था, ये नहीं होगा बताया था ना, और हम लोग को लग ही रहा था, मेरे को भी लग रहा था, जब अभी मैंने पहले जब देखा उसको मुझे लग रहा था ये, फिर मैं कैलकुलेशन किया तो फिर ये आंसर आया। इसलिए अपने गेस के ऊपर इतना भी विश्वास न करें, एक बार सॉल्व करके जरूर देखें। 87 देखिए, यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन करता है, चलिए आपको समझाता हूँ। 5 छात्रों की औसत ऊंचाई, और औसत क्या होता है, मान लीजिए कोई आंकड़ा है तो आंकड़ों का योग, यहाँ पे पेन टेप खराब है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या जो होती है अपने औसत कहलाता, आंकड़ों की संख्या जो होती है ना अपना क्या कहलाता है, औसत। तो चलिए निकालते हैं। आंकड़ों का योग कितना, मान लीजिए आंकड़े x हैं, x लोग हैं, नहीं 5 छात्र हैं, मतलब टोटल 5 लोग हैं, आंकड़ों की संख्या 5 है। ठीक है, कि इनकी औसत जो होता है 140 दिया हुआ है। और क्या बोले, यदि एक छात्र की ऊंचाई 156 है तो शेष छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि मान लीजिए 4 छात्रों की ऊंचाई का औसत, 4 छात्रों की ऊंचाई x है और उसमें से एक की 156 है, तो बोल रहा है कि शेष बच्चों की औसत ऊंचाई निकालिए। शेष बच्चों की औसत ऊंचाई निकालना है, शेष बच्चों की। तो अगर हम इसका इधर गुणा करा दे 5 का, इसका 1 में इसका 5 में, तो अपने पास निकल जाएगा। तो x + 156 बराबर 140 × 5। ठीक है, और इसका जब गुणा करा देंगे तो x + 156 बराबर 0, 5 × 20, 5 × 6 700 आया अपने पास। और जब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट मिट गया है, 700 आया। अब जब x का मान निकालेंगे तो 700 माइनस 156, जब इसको घटाएंगे अपन लोग तो क्या आएगा, 600, 500, 550, 544 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ये 4 बच्चों का औसत है, मुझे 1 का बच्चों को निकालना है, तो इसके 4 से भाग दे देंगे इसका। ठीक है, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 × 1 = 4। देखिए पहले 1 आ गया, तो ये ऐसा गेस कीजिए कि क्वेश्चन आपको कौन से नहीं हो सकते। शुरू में 1 आ गया तो 80 नहीं हो सकता, 74 नहीं हो सकता, 16 और 6 होगा। तो 4 × 1 = 4 बचा 1, 4 1 बचा और 14 से भाग करना है, 4 4 × 4 4 4 4 3 12, 3 4 3 12, और ये भी गलत हो गया, फिर यही आंसर राइट लग रहा है, 4 3 12, 4 4 6 24, 136 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बताइए कि अपने आंसर गेस क्या कीजिए, कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन है वो गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता। तो उस तरीके से कट्टम कुट्टम करके भी आप उसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं नंबर 92 015 675 पर बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। और तो और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम के डिस्क्रिप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का आपका, तो उसको ज्वाइन करेंगे तो इसका PDF वहीं मिलेगा आपको, PDF वहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर 136। हाँ, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश, चलिए ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन होगा। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक ताश का पत्ता में से एक पत्ता यादृच्छिक मतलब कि बिना देखे रूप से निकाला गया, तो लाल पत्ता लेकिन इक्का नहीं होने की प्रायिकता, मतलब बोल रहा है कि लाल पत्ता तो हो बट इक्का ना हो। क्या ना हो, इक्का। इक्का हम समझते हैं, लाल पत्ता कितने होते हैं, उसको 2 भागों में बांटा जाता है लाल पत्ता को। ठीक है, एक में 13 होते हैं और एक में 13 होते हैं।
इसमें एक इक्का होता है, इसमें एक इक्का होता है, मतलब 2 इक्के होते हैं, लाल पत्ता में 2 इक्के होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लाल पत्ता नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें 13 इसमें 13 है, तो 26 टोटल 26 लाल पत्ते होते हैं, इसमें एक इक्का इसमें एक इक्का, इतना, तो घटा देंगे 24, मतलब कि 24 लाल इक्का नहीं हो, मतलब कि 2 तो लाल इक्का हैं, लाल कलर में 2 इक्का हैं, और लेकिन 24 जो है 24 में एक भी लाल इक्का नहीं है, तो इसी की प्रायिकता पूछा है कितने होगी। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितना आया था, 24 आया था, टोटल कितना है 52, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 तीन 6, फिर 6/13 आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 6/13 ऑप्शन में है, यस 6/13 ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बोला है बिंदु ए बी और ए और -b बीच की दूरी क्या होगी, ये सूत्र है। तो ये तो मैं आपको अपने उस वाले में बताया हुआ हूँ, किस वाले में, फार्मूला वाले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए फार्मूला वाले वीडियो से मेरे कितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना मस्ट है, उसको देखिए। और एक फार्मूला बना कैसे है, अब दूरी सूत्र से बना होगा, दूरी सूत्र बनते हैं x2 ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो x2 जीरो होगा और ये कोई मान होगा और y जीरो का जीरो का कोई मान होगा, जीरो से घटा देंगे उसको, तो अंडर रूट x प्लस बी स्क्वायर आंसर होगा। कैसे होगा, अपने फार्मूला वाले वीडियो में बहुत आराम समझाऊँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ फार्मूला वीडियो, फार्मूला वाला वीडियो, फार्मूला वाला वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ खास है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और उतना भी इसको हम सॉल्व करने पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह आप 2 अपने विधि पढ़े हैं ना कि क्या विलोपन और प्रतिस्थापन, उससे ना सॉल्व करके थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें हम x प्लस वाई का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा, बहुत लेंथी है, मतलब ईजी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप कल करते रहिएगा। मतलब हमको समीकरण एक और दो को जोड़ने पर करना पड़ेगा, मतलब कर देंगे हम लोग 117x, और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 131x प्लस 217x और प्लस 131, अगर वाई यहाँ पे और यहाँ पर वाई बराबर कितना है 913, सॉरी 913 प्लस 827। अब इन जोड़ लीजिएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 300, 328, देखिए इसको जोड़ेंगे 300 और 331 है ना, 331 है, 331 में देखिए यहाँ पे 300 हो गया, और 17 प्लस 31 कितना होता है 28, 58 हो जाएगा, 358, 358x प्लस 358y। अगर मैं गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन तो आप कर लीजिएगा, और इसको दोनों जोड़ लीजिएगा। अब जितना आएगा 358 कॉमन निकाल लीजिएगा, और फिर जितना इधर आ रहा है, और फिर यहाँ बीच में बचेगा x प्लस वाई, कॉमन वाले को नीचे भेज दीजिएगा, भाग दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको पेंडिंग रखता हूँ, आप कमेंट में इसका मैं इंतजार करूँगा कि कितने लोग इस कमेंट का, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देते हैं। जितने लोग भी देंगे उनके लिए गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से, जो आप पी कर रहे हैं ना, उसका जो इसका आंसर देगा सही से, उसका गिफ्ट उसको मिल जाएगा। ये नहीं में से कोई ऑप्शन होगा, जरूर चेक कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है कि साइन थीटा के लिए साइन प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान तब होगा जब साइन थीटा होगा। तो आप 1/√2 और 1/√2 को जब जोड़ेंगे तो वही अधिकतम मान होगा, और 1/√2 किसका मान होता है साइन 45 का, इस चीज़ का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन ये कठिन है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। 2a माइनस f माइनस 2a का मान निकालना है। पहले 2a का मान निकालेंगे, फिर माइनस 2a का मान निकालेंगे, उसे घटा देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें पहले x की जगह -2a रखना पड़ेगा, मतलब कि जब हमने x की जगह -2a रखा तो मेरे पास आया 2a माइनस 3, मतलब 4a माइनस 3, 4a माइनस 3। तो 4a माइनस 3 जब आया तो 4a माइनस 3 को एक जगह लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूलें ना। क्या है अपने पास 4a माइनस 3, एक बार वहाँ पे -2 रखेंगे, क्या रखेंगे -2,
ठीक है, तो ऐसे कुछ रखेंगे। यहाँ पे ये -2 यहाँ पे क्यों रखिए, जहाँ एक्स के यहाँ पे हम लोग ये रख देंगे, तो -4a -3, तो -4 ये आ रहा है अपने पास। तो मिटाते हैं अपन लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो -4a और -3 आ रहा है, -4a और -3 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका इन दोनों को घटा देना है, मतलब माइनस इसको कर देना है। तो चलिए इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं ताकि इसको हम लोग घटा सकें। माइनस क्या था, -4a और -3, -4a और -3 हम लोग मिटाने के बाद हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। -4a -3, -4a और -3, -4a और -3, जब घटाएंगे तो 4a -3, जो गुणा करा देंगे माइनस माइनस प्लस 4a और इधर +3, तो -3 +3 कट जाएगा। 4a, एक मिनट रुकिएगा, पेन टाइप फिर खराब हो जाता है मेरा बार। 4a + 4a कितना हो जाएगा मेरे पास, 8a। तो अपना आंसर 8a होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में है 8a, बिल्कुल 8a अपने ऑप्शन में। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बिना a के मान दिए, बिना a का मान जितना होगा, a का मान अगर नहीं पता होगा तो उसका एक कांस्टेंट संख्या नहीं निकाल सकते आप। तो कांस्टेंट संख्या मेरे पास 0 है, 6 है, -6 है, कांस्टेंट है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। और बिना a का मान कांस्टेंट निकाल नहीं सकते, और a का मान दिया नहीं है, इससे 8a ही इसका आंसर होगा। आप देख के इसका बता सकते हैं आंसर आप। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, चलिए शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि त्रिभुज है ABC और PQR त्रिभुज है, और जिसमें ये अनुपात दिया भुजाएगा, तो कौन सा त्रिभुज ये इसके लिए राइट होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए थोड़ा डायरेक्ट आप मत जाइएगा, डायरेक्ट स्वरूप मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा ए बी जो भुजा है PQ के PR के समरूप, मतलब वो है अनुपातिक है। BC जो है PR के है, और CA PQ के है, मतलब कि AB किसका है, QR का, और BC किसका है, PR का, CA किसका है, PQ का। मतलब इसमें क्या आ रहा है, ABC आ रहा है ना, तो ABC लिखेंगे, त्रिभुज है ये ABC। और इसमें क्या आ रहा है, पी, यहाँ पे गड़बड़ा गया भाई, यहाँ पे गड़बड़ा इसलिए गया कि PR है, यहाँ PQ है, ये PQ है। ठीक है, तो QP QPP आ जा रहा है, जो कि गलत हो जा रहा है। QR PR PQ गलत हो जा रहा है, बहुत बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। जब यहाँ PR था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था अपने पास, यहाँ पे R होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए P। क्योंकि क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों होना चाहिए बताऊँ आपको, नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको P, एक मिनट, ये P नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए बताऊँ आपको, क्योंकि हम इसको PR को RP भी ले सकते हैं, इस PR को RP भी ले सकते हैं। अब त्रिभुज ABC दिया है, और PQR, हाँ PQR भी दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले ओर चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार डाउट हो, तुरंत हमारे चैनल, हमारे इस नंबर पे, मैं जो नंबर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में, उस पर कॉल कर सकते हैं आप। अगर आपको न समझ आए तो मुझे बताया कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पाई जो है, पेंटे फिर खराब हो जाता है मेरा, हाँ अभी वर्क कर रहा है। पाई एक क्या है, पाई का मान क्या होता है, पाई, जब पाई का मान होता है 1/3.14, और ये कांस्टेंट नहीं जाता है, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, आगे आगे रिपीट होता जाता है, और रिपीट नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। ये रिपीट नहीं होता, 22/7 रिपीट होता है। ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनंत जाता है, अनंत तक, इससे एक अपरिमेय संख्या। अगर पूछे 22/7, लेकिन 22/7 तो परिमेय है, क्योंकि इसे एक क्या बोलते हैं इसको, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इससे परिमेय है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इसके शून्यक पूछा है, इसे क्या पूछा है, शून्यक। सी धारा चालू लगाइए, सी धारा चालू, पहले इसका ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर कुछ नहीं तो 1, बी का मान 1/6, और सी का मान -2। तो सी धारा चालू एक्स का बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a।
तो यहाँ पे जो मान दिए वो यहाँ पे रखिए और निकाल लीजिए। अगर आपको ना समझा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करना ये है कि मुझे भी निकालना है मान बी डी का। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। इसको आपको मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ ताकि बेहतरीन रहेगा। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दी हुई है, बात हो रही है ए डी सी की और ए सी बी की। तो इन दोनों को पहले हम लोग करना पड़ेगा समरूप। समरूप कैसे करेंगे, समरूप कैसे करेंगे बताइए। समरूप करने के लिए देखिए हम लोग को कोई दो ए समरूप तो यहाँ पे लग रही है, बताओ कैसे लग रही है। देखिए यहाँ पे ये कोण बराबर है इसके, और ये कोण जो है कॉमन है, मतलब इस कोण का ये वाला कोण बराबर है और ये वाला दोनों के लिए एक ही है, इसलिए ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, जब ए बी डी लिख रहे हैं, सॉरी ए डी बी लिखेंगे, ए डी सी लिखेंगे, ए डी सी, ठीक है। तो हम जब समरूप लगाएंगे तो अपने पास जो अगला त्रिभुज लिखेंगे उसकी संगत भुजाओं के बराबर लिखेंगे। इसमें ए क्या है, इसमें भी ए लिखेंगे। यहाँ पर डी है और डी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। अब ठीक है, समझ गए। अब इससे अब भुजाओं का अनुपात लगा सकते हैं। तो ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी, और मुझे क्या चाहिए, और चाहिए ए डी बटे ए सी हो गया, और डी सी चाहिए, डी सी चाहिए, डी सी, और डी सी नहीं चाहिए, सॉरी, देखो चाहिए अब ए बी वाला फॉर्म चाहिए, तो मतलब लास्ट वाला, मतलब कि इधर चल जाएगा ए सी, चल जाएगा इधर बी सी, ये चीज़ यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए इसका मान रखते हैं। ए डी का मान कितना दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ है 3, और ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी का मान दिया हुआ है अपने पास 8, बराबर है, ए सी का मान दिया हुआ है 8, और बी सी गलत कर दिया मैं, देखें यहाँ ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी मतलब ये पूरा, मतलब 3 प्लस बी डी, अरे यार इसको आप कर लीजिएगा आराम से, बहुत आराम क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा दिया ना, समरूप करना है इसको। यहाँ पे क्या है ना, मेरे स्क्रीन पे मैं और ये पेन टेक्स्ट की मदद से लिखता हूँ तो स्क्रीन छोटी पड़ जाती है मेरे को, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। समरूप करेंगे और सभी समानुपातिक भुजाओं को बराबर करेंगे, अनुपात देंगे, 2 बराबर होंगे 1 बराबर नहीं होंगे, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा डी 55/3। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसका आंसर करके दीजिए सर, तो सर कमेंट कीजिए, सर बनाएंगे, पेन कॉपी से बनाएंगे, हाँ पेन कॉपी से बना के आपको आंसर जरूर देंगे। बस अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट हैं तो इस छोटे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे एक प्रमेय है, प्रमेय ये पहले पार्ट का एक प्रमेय है कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो p हमेशा a को भी विभाजित करता है। p हमेशा a को विभाजित करता है, p कभी a को विभाजित नहीं करता है, p केवल a को विभाजित करता है, और करता है जब एक सम संख्या हो, p स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब कि p एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि p हमेशा a को विभाजित करेगा, इसका राइट आंसर होगा। ये प्रमेय है, इसको आप याद कर लीजिए, p हमेशा a को विभाजित करेगा ही करेगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलिए मान लीजिए दो संख्या कितनी है, एक बड़ी संख्या y है x है और छोटी संख्या y है, तो इसका अंतर 26 है। एक संख्या जो बड़ी संख्या है x है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 3y है, इसका मान रख दीजिए। इसका x का मान यहाँ डाल दीजिए, 3y बराबर माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर कितना हो जाएगा 1 और 3 13, y बराबर 13 आया। और उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो y बराबर जब 13 आ गया है, y बराबर 13 आ गया है, और फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, x बराबर 3y लिखा था, जब x बराबर 3 इंटू वाई कर देंगे तो x बराबर 39 आ जाएगा, और 39 प्लस 13 कितना होता है बताइए, आप लोग बताइए, 52 होता है, तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन तो ये है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ईजी है और इसका कैलकुलेशन है, तो स्क्रीन पर आ नहीं पाया कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ।
आयत के क्षेत्रफल कितना होता है, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से 1 मीटर अधिक है तो उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। इस क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 दिया हुआ है, और एल और भी इसके क्षेत्रफल होते हैं। और जो लेंथ जो है उसके चौड़ाई की दोगुनी से 1 अधिक है, ठीक है। और जब यहाँ एल का मान ये रख देंगे 2b + 1 और b से गुणा करा देंगे और 528 लिख देंगे, तो 2b² + b 528 और इसको द्विघात समीकरण लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। 0 से 50 मतलब कि हमें इसका AP वाला निकालना पड़ेगा। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5 और 50 की सही बीच निकालना पड़ेगा। और लास्ट संख्या क्या होगी, 50 तो सम है, तो छोटा लेना पड़ेगा, मतलब 49 लास्ट संख्या होगी। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। हमारे पास दिया हुआ है a = 1 दिया हुआ है, ठीक है। और d बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्योंकि 1 फिर 3 आ रहा है और 3 - 1 2 होता है। और क्या दिया हुआ है l दिया हुआ है अपने पास 49। n निकाल के मेरे को SN निकालना है, n निकालना पड़ेगा फिर SN निकालेंगे। तो n निकालने के लिए an बराबर a + n - 1 d, n - 1 d। तो a कितना दिया an दिया है हमारे पास 49 लास्ट पर, इसको l भी बोल सकते हैं 49, a + n - 1 और d कितना दिया हुआ है अपने पास 2। तो पेन टैप बार नहीं चलता है मेरा, तो 49 बराबर a + 2n - 2, ठीक है। a कितना है 1 है, ठीक है, इसे यहाँ एक मान रख देंगे तो -1 हो जाएगा। तो इधर ये देखिए -2 + 1 बराबर -1, जब इधर -1 का पक्षांतर करेंगे तो +1 मतलब 50, 2n बराबर 50। तो 2n बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 50 और n बराबर 25, ठीक है। तो इसको नीचे इसको 2 को जब नीचे लाएंगे तो 50 से 2 का भाग जाएगा जो 25 आता है, n बराबर 25 आ गया। जब SN का फार्मूला लगाएंगे अपने पास 25/2 2a + 24, क्योंकि n - 1 d होता है, तो n में से 1 घटा देंगे और 24 × 2। जब इसको सॉल्व करेंगे अपने पास आ जाएगा 2 + 48 50। जब ये 50 हो जाएगा 25/2 × 50 लिख लेंगे 25/2 × 50 हो जाएगा। ये काट देंगे तो 25 × 25 कितना होता है 625। तो 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो भाइयों बहनों कि आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे डाउट में हो रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे को नहीं बने होंगे, मतलब कि यहाँ पे मुझे लिखते नहीं बने होंगे, अगर आपको उसका हल चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको पूरा मदद करूँगा। अगर आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको बन जाएंगे, जो आप उसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बन जाए। अगर आपको नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस 2025 PYQ का मैं पूरा हल करा दिया आपको मेरे चैनल पे। जो भौतिक विज्ञान से लेकर रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान मतलब गणित सारा सॉल्व करा दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े, ताकि हम आपकी तैयारी को बेहतरीन करा सकें। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट दें, और जय हिंद जय भारत। और आज आपको बता दूँ, आज सुपर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, इसलिए आज सबसे पहले अपना फॉर्म अगर नहीं भरवाएंगे तो फॉर्म भरवा लीजिए। और 70% आपका या उससे अधिक का परसेंट, 70% क्या उससे अधिक का परसेंट आना चाहिए, तभी आप उसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल और मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है पहले से, वीडियो बनाने से पहले मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आशा करता हूँ भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसकी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग।